नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है शॉर्ट एंड हाउस यूट्यूब चैनल पर। आज के वीडियो में डिक्टेशन बोला जाएगा 100 शब्द प्रति मिनट की गति से, जो कि रामधारी गुप्ता खंड प्रथम से बोली जाएगी। इसलिए ज़्यादा समय न लेते हुए हम डिक्टेशन को स्टार्ट करेंगे। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। महोदय, उस समय हमारे देश के प्रशासन से कोई संबंध नहीं था, तब अंग्रेजी राज्य था। आज मैं इस शुभ काम में सम्मिलित हो सका, इसको मैं अपने लिए सौभाग्य मानता हूँ। जैसा अभी कहा गया, आप जिन आयुर्विज्ञान कॉलेज और कैंसर संस्थान की स्थापना करने जा रहे हैं, ये दोनों संस्थाएं अपने ढंग की बहुत बड़ी और ऊंचे दर्जे की संस्थाएं होने वाली है। मैंने सुना है कि उनमें विभिन्न विभाग होंगे, जिनमें विद्यार्थियों को ऊंचे प्रकार की शिक्षा मिलेगी और जहां अच्छे से अच्छे चिकित्सक रखे जाएंगे, जो शिक्षा देने के साथ साथ गरीब से गरीब का और बुरे से बुरे रोग की चिकित्सा भी किया करेंगे। सभी आयुर्विज्ञान कॉलेजों में यही स्थिति होती है कि जो वहाँ पढ़ाते हैं वे रोगियों को भी देखते हैं और वहाँ के विद्यार्थी भी पढ़ने के साथ साथ रोगियों को देखते हैं। इस प्रकार उनको साथ ही साथ व्यवहारिक ज्ञान भी मिलता जाता है। जिस संस्था में जितने अच्छे शिक्षक होंगे, उस संस्था से विद्यार्थी भी उतने ही अच्छे निकल सकते हैं। जहाँ जितनी अधिक सुविधा होगी, उन संस्थाओं से लोग अधिक से अधिक लाभ भी उठा सकते हैं। आजकल यह एक आश्चर्य की बात है, पर बात सही है कि संसार विज्ञान में बहुत प्रगति कर रहा है, विशेषकर औषध तथा चिकित्सा के संबंध में। पिछले जो 2 युद्ध हुए, उनमें जहां एक और अधिक से अधिक घातक यंत्र तैयार हुए, वहां दूसरी ओर औषधियों के निर्माण में इतनी उन्नति हुई कि जो बहुत से रोग पहले असाध्य समझे जाते थे, वे अब नियंत्रण में आ गए हैं। इससे फल यह निकलता है कि विज्ञान की प्रगति में कोई दोष नहीं। इस प्रगति से जो जैसा लाभ उठाना चाहते हैं उठा सकते हैं। यह मनुष्य पर निर्भर है कि वह उस विद्या से लाभ उठाए या उसे हानिकारक बनाए। यह आश्चर्य और दुख की बात है कि जहाँ एक ओर इस विज्ञान द्वारा आज इतने भयंकर से भयंकर रोगों से मुक्ति मिल रही है, वहाँ उसी विज्ञान द्वारा लोगों का जीवन संकटमय हो गया है। हम चाहते हैं कि हमारे देश के वैज्ञानिक, चाहे वे विज्ञान के किसी भी क्षेत्र में काम करते हों, इस बात को सदा अपने ध्यान में रखें कि यदि विज्ञान का कुछ अर्थ हो सकता है तो वह सेवा होना चाहिए, न कि विनाश। तभी भावी प्रगति होगी। अध्यक्ष महोदय, मैं कृषि मंत्रालय की मांगों का समर्थन करती हूँ। इसके साथ ही साथ मैं यह भी कहना चाहती हूँ कि सदन के सदस्यों को बोलने में बहुत कठिनाई होती है। कई माननीय सदस्य 4 बार बोल चुके हैं। अब अगर किसी महिला को मौका मिला है तो उनको तो सहानुभूति होनी चाहिए। मैं कहना चाहती हूँ कि मैं किसान की लड़की हूँ और खेती करने वाले घर में महिलाएं बहुत काम करती है, इसलिए
उनको खेती का अच्छा अनुभव होता है। हमारे देश में कम से कम वही होना चाहिए। कम खेती करने वाले घरों में महिलाएं ज़्यादा काम करती है, उनको हर सुविधा होनी चाहिए। हमारे मध्य प्रदेश में इस वर्ष पानी बहुत कम वर्षा है, वर्षा बहुत कम हुई है। वर्षा कम होने की वजह से फसल बहुत कम हुई है। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि किसानों का इस वर्ष का लगान माफ़ कर दिया जाना चाहिए। उनसे इस वर्ष लगान बिल्कुल नहीं लिया जाना चाहिए। वहाँ पर किसान ने अगर 5 मन बीज डाला था तो मुश्किल से 10 मन गेहूँ ही हुआ होगा। किसान रो रहे हैं, उनको कोई सुविधा नहीं है, इसलिए उनका इस वर्ष का लगान माफ़ कर दिया जाना चाहिए। आपको चाहिए कि आप गेहूं की कीमत निर्धारित कर दे। किसान की खलिहान में जब गल्ला आता है और उसको जब वह बाज़ार में ले जाता है तो वहाँ पर व्यापारी लोग उसको कम कीमत में खरीद लेते हैं और खरीदकर अपने घर भर लेते हैं। बाद में जब जनवरी फरवरी का महीना आता है उस समय उसको दुगुने या उससे भी अधिक दामों पर बेचते हैं। जनवरी फरवरी से पहले वे गल्ला घरों से निकालते ही नहीं हैं। किसानों को व्यापारी लोग कम दाम देकर चूसते हैं। किसानों के घर में कुछ नहीं बचता है। इसलिए हमारे कृषि मंत्री जी को सोचना चाहिए कि फसल आने के पहले वह दाम निर्धारित कर दे। फरवरी मार्च में दाम निर्धारित कर दे ताकि किसान का गल्ला कम दामों में न बिकने पाए। अन्न की समस्या आज बहुत नहीं है। आज लोगों को बहुत कष्टों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि सरकार किसानों से संबंधित कार्यों को समय पर नहीं निपटाती है। समय रहते किसान की उन्नति और खेती के सुंदर विकास के संबंध में मैंने बहुत सी बातें की। अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में जनता को बड़ी कठिनाई है। वहाँ सूखा पड़ा हुआ है, मवेशी मर रहे हैं। ऐसे जो स्थान है वहाँ आपको कदम उठाने चाहिए। वहाँ लोगों को तथा मवेशियों को खाने के लिए देना चाहिए, उनकी सहायता करनी चाहिए। अगर आपने शहरों का ही ध्यान रखा और देहातों की समस्या व किसान की समस्या को हल नहीं किया तो भविष्य में बड़ा संकट पैदा हो सकता है। जब मैं अपने क्षेत्र में कार्य करने के लिए जाती हूँ तो जिन लोगों ने वोट दिया होता है और जिन्होंने नहीं भी दिया होता है वे भी शिकायत करते हैं कि जब वोट का समय आता है तब तो आप कहती है कि लगान माफ़ होगा, गल्ला सस्ता होगा, गाय भैंस के लिए घास का प्रबंध होगा, लेकिन हो तो कुछ भी नहीं रहा है। अंग्रेज़ों से जब हमने राज प्राप्त किया था उस समय नारा लगाते थे कि लगान माफ़ होगा, नहरें खोदी जाएगी, गाय भैंस के लिए घास का इंतजाम किया जाएगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। लगान भी दुगुना बढ़ गया है। जनता में इन सब बातों को लेकर बड़ा असंतोष है। हमारे मंत्री महोदय जब जिले का या प्रांत का दौरा करने जाते हैं तो रेस्ट हाउस में जाकर ठहरते हैं।
देहातों में जाए तो उनको असली हालत का पता चले, लेकिन वे तो रेस्ट हाउस में जाकर ठहरते हैं ताकि कहीं उनको लू न लग जाए। इसलिए मैं निवेदन करती हूँ कि उनको गांवों में जाना चाहिए। वहाँ जाकर उनको किसान की कठिनाई को समझना चाहिए, उनकी कठिनाई को दूर करना चाहिए। किसान इस समय बड़े भयभीत है, उनकी तरफ बहुत सा रुपया पड़ा हुआ है, तकावी का, बीज का, लगान का, बैल का इत्यादि। कलेक्टर या तहसीलदार उनको आज बहुत परेशान कर रहे हैं। उसके बेल नीलाम किए जा रहे हैं, जमीन नीलाम की जा रही है, उसको कचहरी में ले जाते हैं और पटवारी तहसीलदार किसान को जिस तरह से परेशान करते हैं उसका लेखा मैं नहीं दे सकती हूँ, उसका मैं वर्णन नहीं कर सकती हूँ। आज भ्रष्टाचार का ही बोलबाला है। जब तक 500 रुपया या 300 रुपया या 200 रुपया लेखपाल को या पटवारी को न मिले, तब तक खाते में से नंबर वे लोग नहीं निकालते हैं। कचहरी में उन्हें परेशान किया जाता है और वे सब जगह परेशान होते हैं। स्टॉप। 100 प्रति मिनट की गति से थी ये डिक्टेशन। रामधारी गुप्ता खंड 1 के अभ्यास 94, 95 और 96 हैं। इनका बार बार अभ्यास कीजिए तथा इन्हें ट्रांसक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।